ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि डोंट ओवरथिंक लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। हम अक्सर क्या करते हैं कि ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में अगर कोई चीज़ नहीं आई है, या फिर अगर हमने कोई टेस्ट सीरीज दी है जिसमें हमारे कम मार्क्स आ गए हैं, तो रेदर देन कम मार्क्स क्यों आए हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने के बजाय हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, यार अगर नहीं हुआ तो, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो, मार्क्स तो कम मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कम मिल रहे हैं, उसमें तो और प्रेशर रहेगा, कैसे मार्क्स मिलेंगे, ये हम सोचना शुरू कर देते हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने आप उसकी वजह से नेगेटिव थॉट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और नेगेटिव थॉट जो है वो आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो अलग अलग वीडियोस है मोटिवेशन के, वो आपको देखना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपको मिलता है। क्या है, जब तक आप वो वीडियो देख लो कि हाँ अब ताकत मिल गई है, फिर चलो शुरू हो जाओ, लेकिन और 2 दिन के बाद वही हाल होगा। अगर आपको इनबिल्ड मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको खुद से मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, तो वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि कम मार्क्स मिले हैं तो नहीं हुआ तो क्या, अरे कम मार्क्स मिले हैं तो इसको बढ़ाने के लिए क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जब हम ये सोचते हैं तो वहां पर आता है स्ट्रेटजी, वहां पर मिलती है स्ट्रेटजी। हमेशा ही बोला जाता है कि जिसके पास ड्रीम्स है वो उन ड्रीम्स को हासिल नहीं कर पाएगा, जिसके पास उन ड्रीम्स के लिए स्ट्रेटेजी है वो उन ड्रीम्स को हासिल कर पाएगा। इसीलिए स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पर बनाना जरूरी है। एक तरीके से अगर आपको नहीं मिल रहा है, दूसरा वे आप अपना सकते हो। कई सारे रास्ते होते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ओवर थिंकिंग करने के बजाय क्या हम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, उस पर सोचिए, उस पर वर्क जो है वो इन्वेस्ट कीजिए। ओवर थिंकिंग में वर्क वेस्ट होता है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंट्री कौन सी है, जूम्ड इमेज भी आपके सामने है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी पार्टिसिपेट कर भी रहे हो, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो, जब आप इतने अच्छे अच्छे आंसर्स आप बताते हो। तो इसलिए आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। जो नहीं भी कर रहे होंगे, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटेड, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड, जो पॉलिटी है कंप्लीटेड, गवर्नेंस कंप्लीटेड, एथिक्स कंप्लीटेड, बहुत सारे कोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। और जल्दी ही जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च होने जा रही है। मतलब अभी कुछ ही दिनों में, समझ लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 10 डेज में जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगी, और वो वेबसाइट काफ़ी हाई इंटेंसिटी की रहने वाली है। आपको मज़ा आने वाला है वेबसाइट पर। इसीलिए वक्त ज़ाया मत कीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को लोएस्ट प्राइसेस में एंजॉय कीजिए, क्योंकि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप 1 साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। तो पूरा फाउंडेशन कोर्स है, बाकी कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही कुछ ना ही कुछ। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए आज हम यहाँ पर 4 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं, और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारा एक्सप्लेन्ड सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर पीएफ अकाउंट है ना, पीएफ अकाउंट यहाँ पर ये जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में सोचना ही हमारे लिए नाइंसाफी के बराबर होगा, तो इसलिए इसके बारे में देखना ही नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर आते हैं केदारनाथ सेडिशन रूलिंग। अब देखिए, ये जो केदारनाथ सेडिशन रूलिंग है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सेडिशन है, ठीक है, ये पूरा मैटर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनोद दुआ जो है, इनके बारे में पता होगा, जर्नलिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की वजह से क्या हुआ कि एक जो बीजेपी के सदस्य है उन्होंने उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। समझिए कि एक डिफेमेशन जो है उस तरीके का भी चार्ज लगा दिया। तो यहाँ पर जो सिडिशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो केदारनाथ केस में यहाँ पर क्या कहा गया था सिडिशन रूलिंग के बारे में, तो क्या आज हम ये देखने वाले हैं? जी नहीं, नहीं देखने वाले। अब ऐसा क्यों? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है, फिर क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर्ड है। कई बार मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, कई बार हमने सेडिशन लॉ जो है उसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सेडिशन लॉ जो है ये पूरी तरीके से अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप अगर डालोगे सेडिशन लॉ बाय मयूर मोगरे, तो आपको ये वीडियो जो है पहले ही इस पर मिल जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर मिल जाएगा यूट्यूब पर।
तो ये आप अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि क्या है कि इसमें केदारनाथ केस बोलिए, इसमें सेडिशन के जो आईपी सेक्शंस है वो बोलिए, सभी इसमें कवर किए गए हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो आपको प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, दोनों पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। तो दोबारा दोबारा बार 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 वही चीज़ रिपीट करना, ये वक्त ज़ाया करने जैसा है। आइए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर इंजेक्टिंग कंफ्यूजन, यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सब यहाँ पर वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन के रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। देखिए वैक्सीन से रिलेटेड तो हमने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी ली हुई है, क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक केस स्टडी जो है वो ज़रूर निकल सकती है। केस स्टडी कैसे है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ठीक है। अब वहाँ पर हो क्या रहा है कि समझ लीजिए कि ब्लैक मार्केटिंग, अगर वहाँ पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है अगर, ठीक है, मतलब वैक्सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ब्लैक में लोगों को वैक्सीन जो है अगर दी जा रही है कि आप वैक्सीन लो, आपको समझ लो कि 1200 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे, आप वैक्सीन लो आपको 3000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे, आप वैक्सीन लो आपको 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे, है ना। और लोग जो है वो एजेड लोगों के लिए बोलिए या फिर जो यंग जनरेशन है जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर फटाफट फटाफट वैक्सीन जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग ऐसी हो रही है, तो इसको आप कैसे रोक सकते हो। जैसे दवाई का हमें देखने को मिला है, रामदेसिविर ब्लैक में बेची जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे जा रहे थे। तो अब इस चीज़ को कैसे रोकोगे, क्या करोगे इस चीज़ के लिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए ऐसे जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी ब्लैक मार्केटिंग है उससे भी रिलेटेड हमने एडिटोरियल देखा हुआ है, आर्टिकल कवर किया है ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड, है ना। तो इसीलिए जो पुराने वीडियोस है वो भी आप देखिए, ठीक है। पुराने वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना तो क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। मतलब पेंडेमिक से तो सारी चीज़ें हमने कवर की है, पेंडेमिक रिलेटेड वैक्सीन बोलिए, जो दवायाँ हैं वो बोलिए, वेरिएंट्स बोलिए, सभी हमने कवर किया हुआ है। तो ये इसके बारे में आ रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। देन या फिर केस स्टडीज में पूछे जा सकते हैं। देन न्यू बॉडी पॉलिटिक्स, ये भी अगर हम देखते हैं तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगेन वैक्सीन रोड मैप है, पेंशन जो हमने पेंशन के बारे में भी कल या परसों ही देखा था, है ना। तो इस तरीके से एडिटोरियल है जो एक भी काम का नहीं है। देन उसके बाद आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर भी एक भी एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। ये अगर हम देखते हैं अफेक्शन, ये अगेन केदारनाथ केस जो उसी के बारे में बात कर रहा है, जो अभी सेडिशन का हमने देखा है ना, उसी के बारे में ये भी बात कर रहा है। तो अगेन इसके बारे में हमें कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं वॉइस दैट कुडंट बी बॉक्स्ड इन, ये भी काम का नहीं है। ये अगर हम देखते हैं ब्रीच ऑफ फेडरल प्रोटोकॉल, अब देखिए ये अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बोलिए, आप ये मेंस पर्सपेक्टिव से बोलिए, आपको इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। खासकर इंटरव्यू अगर हम देखें तो उस पर इस पर क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, याद कीजिए अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, IAS वर्सेस प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो बंदोपाध्याय है वेस्ट बंगाल, उनका केस स्टडी लिया था। जो भी मसला चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया था। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है ना, उसमें मैंने कवर किया था। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। क्या हुआ था शॉर्ट में अगर मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, आप डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो, डिटेल में देखना है तो जो लिंक है वो मैं इसकी भी, सेडिशन की भी एंड ये वाला जो है इसकी भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिंक के थ्रू जाकर दोनों वीडियो जो है वो देख सकते हो। इसमें शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, जिन्होंने ऑलरेडी वो वीडियो देखा हुआ है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि टाइम आपका बच जाए। देखिए क्या हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है, उन्होंने साइक्लोन यास से रिलेटेड एक मीटिंग रखी थी। कहाँ पर रखी थी, वेस्ट बंगाल में रखी थी। अब वो मीटिंग जो है वो अटेंड सभी को करना था। अब जो बंदोपाध्याय है वो जब मीटिंग रखी गई थी, चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, ठीक है, काफ़ी हाई पोजीशन होती है चीफ सेक्रेटरी की। अब चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल के। अब चीफ सेक्रेटरी ने तो मीटिंग अटेंड करना ही है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेजिस्लेटिव के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर है ना, उन्होंने मीटिंग अटेंड करना है। लेकिन दोनों ने ही मीटिंग जो है वो स्किप कर दी, दोनों ने मीटिंग नहीं की। मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है, इन लोगों ने क्या कि मीटिंग जो है वो स्किप कर दी। और मीटिंग ऐसी वैसी नहीं थी, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही मीटिंग थी, क्योंकि साइक्लोन जो उससे रिलेटेड मीटिंग जो है वो चल रही थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। देन कट टू यहाँ पर होता है कि जो बंदोपाध्याय उनका रिटायरमेंट आ जाता है। अब रिटायरमेंट आ जाता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है
ममता बनर्जी, उन्होंने उनका एक्सटेंशन के लिए कहा कि 3 महीने का एक्सटेंशन जो है वो दिया जाए। अब 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। कौन से रूल के तहत, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो अब यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, डेपुटेशन पे बुला लिया कि डिपुटेशन पे आ जाओ, मतलब जो प्रधानमंत्री की मीटिंग उन्होंने स्किप की, अब वही उनके बॉस बनने जा रहे थे डेपुटेशन के तौर पर, कि मतलब वहाँ से अब डेपुटेशन पर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नहीं माना। जो बंदोपाध्याय, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एंड उनको चीफ एडवाइजर जो है वो बना दिया गया स्टेट का, चीफ एडवाइजर। ठीक है। अब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट था उनका, रिटायरमेंट के कुछ ही मिनटों पहले बोलिए, कुछ ही घंटों पहले बोलिए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस भेज दी। शो कॉज नोटिस क्यों? क्योंकि उन्होंने मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं की। अब ये लीगली मीटिंग अटेंड नहीं करना, क्या ये शो कॉज नोटिस हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मीटिंग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थी। डिजास्टर आ रहा था साइक्लोन, उसके मैनेजमेंट के लिए थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वहां पर लागू हो रहा था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर देखा जाए, अगर पर्टिकुलरली सेक्शन 51 अगर हम देखें, उसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको अगर डिजास्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, अगर वो नकार देता है, अगर वो जो अपनी ड्यूटीज है वो नहीं करता है, रिफ्यूज कर देता है, तो फिर उसको जेल टर्म हो सकती है फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है। तो शो कॉज नोटिस यहाँ पर दे दिया। तो अब यहाँ पर ब्रीच है फेडरल प्रोटोकॉल का, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, उनके पास भी पावर है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट की। यहाँ पर कोऑपरेटिव तरीके से अगर काम करना है, तो फिर यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फालतू की तो चीज़ें थी नहीं। यहाँ पर जो स्टेट है उस पर जो आपदा आ रही है, उसी के लिए यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो मीटिंग है उसको अटेंड ना करना, ये प्रधानमंत्री जो पोस्ट है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपना आपका निजी मामला है, लेकिन जो प्रधानमंत्री पोस्ट है, ये यहाँ पर ये निजी पोस्ट नहीं है, एक व्यक्ति की पोस्ट नहीं है, ये पूरे देश की पोस्ट है। तो उसको अगर आप इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। हालांकि हवाला जो दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना, उससे ही बड़ी कोई प्रॉब्लम थी, कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उससे इसके लिए हम वहाँ पर मीटिंग जो है वो स्किप किए थे, ऐसे बोला जा रहा था। लेकिन वैसे भी क्या ही काम कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है। अगर ऐसा हो तो स्किप करना क्या सही है, या फिर आपके विचार क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने मीटिंग स्किप की उस पर क्या विचार है, ऐसे आपको इंटरव्यू में जो है पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या आती है, जब इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं, आप सीधे तरीके से जो ऑफिसर है उसको नकार भी नहीं सकते हो, है ना, कि उसने बहुत ही पूरा गलत कर दिया। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि आपको उसकी पोजीशन पता है क्या, कि रियलिटी में क्यों उसने नकारा, क्या सिचुएशन थी, कोरोना केसेस क्या थे, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या और क्या कुछ प्रॉब्लम था, है ना। तो पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, पूरी तरीके से उसको अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर लीगल तौर पर देखा जाए तो मीटिंग जो है वो तो अटेंड करना ही था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये निकल कर आता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके दबाव में क्या यहाँ पर जो आईएएस होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, क्या उन्होंने इस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से जो लोग हैं उनका जो विश्वास है इस पोस्ट से ये भी उड़ जाता है कि ये लोग जो है, ये लोग तो पूरा पॉलिटिशियन के अंडर में ही काम करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से हमें जो टॉपिक्स है उनको सोचना पड़ता है। देन आइए हम आते हैं द हिंदू पे। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रूरल हेल्थ। रूरल हेल्थ अभी जब जो कोरोना है वो रूरल सेक्टर में चला गया था, उस टाइम पर जो एडिटोरियल है वो हमने कवर किया था, कैसे हम कोरोना से बचा सकते हैं रूरल सेक्टर को। तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है जो भी मेजर्स हम ले सकते हैं रूरल जो हेल्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा। देन यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो 2 एडिटोरियल है ये भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर हमें आते हैं। नेक्स्ट इस पर अगर आए तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो है, अ केस ऑफ ओवररीच हमें देखने को मिलता है। वही आईटी रूल, यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं इनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, इनके अपने व्यूज़ रखे जा रहे हैं, जो कुछ खास इसमें से निकल कर नहीं आ रहा है। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी चीज़ें इसमें देख ली है। देन न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्लियर है। तो ये सारे एडिटोरियल जो आज हम कवर करेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर्स है, क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखना होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट जो है चेयर की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। अब स्टेट्स आइदर ये एनैक्ट कर सकते हैं फ्रेश टेनेंसी लेजिस्लेशन, या फिर इसमें अगर उनको कोई अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट जो है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मॉडल एक्ट जो है ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लैंड जो है, लैंड ये आता है स्टेट सब्जेक्ट में। याद कीजिए, हमारे यहाँ पर अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो अगर लैंड अगर हम देखते हैं तो ये आता है स्टेट लिस्ट में, जहाँ पर एक्सक्लूसिव अधिकार जो है वो स्टेट्स का होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से सिर्फ स्टेट जो है वो उन पर लेजिस्लेट कर सकती है। और इसीलिए ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक समझ लीजिए गाइडलाइंस है स्टेट्स को कि आप ये हम इस तरीके से गाइडलाइंस ला रहे हैं, तो अगर आपको अडॉप्ट करना है आप अडॉप्ट कर सकते हो, आपको अमेंड करके कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है आप वैसा कर सकते हो, या आपको नहीं करना है तो जाओ मत करो। ठीक है, ये अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया जो है दोनों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम एक्ट पर। तो एक्ट क्या है, ये क्या एम क्या करता है? ये यहाँ पर एम करता है कि एक वाइब्रेंट, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट जो हमारे देश में बनाया जाए। देखिए, कई सारे लोग जो है वो रेंट पर रहते हैं, है ना, और उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भरोसा है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर रूल लाना बहुत ज़रूरी है। अर्न सन कितना भी डिपॉजिट मांग लेते हैं, अर्न सन कितना भी रेंट मांग लेते हैं, उसी के साथ साथ जो ब्रोकरेज है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है जो क्या होता है कानूनन तौर पर काफ़ी बुरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, एक वाइब्रेंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो होमलेसनेस है ना, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा मांगना या फिर पगड़ी बहुत ज़्यादा मांगना, इसकी वजह से क्या होता है कि वो होमलेस रहते हैं, वो मतलब रेंट पे भी होम नहीं ले पाते हैं। और जिनका खुद का घर नहीं है, जो एक्चुअल में होमलेस है, उनका भी इशू यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ना। एक एडिक्वेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक जो है यहाँ पर क्रिएट करना सभी इनकम ग्रुप्स के लिए ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो रेंटल हाउसिंग है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, क्योंकि क्या है अभी इनफॉर्मल बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी जो रेंट्स है वो हमें तो बोलने भी देखने को मिलते हैं, मतलब लेखी में कुछ भी नहीं होता है। हाँ चलो इतना ले लेंगे, अच्छा ठीक है, चाबी देके चल जाना जब जाना है तब, अच्छा ठीक है, ऐसा है ना, बहुत देखने को मिलता है। खासकर अगर हम देखें तो जहाँ पर आसपास कॉलेजेस है, जहाँ पर हमें समझ लीजिए जो इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रेजुअली शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द फॉर्मल मार्केट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कवरेज क्या क्या है, तो कवरेज में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये रेंटेड जो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, एजुकेशनल यूज़ के लिए है, सभी इसमें यहाँ पर कवरेज में आते हैं। जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है वो यहाँ पर कवरेज में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस पर्सपेक्टिव से। ये होटल्स बोलिए, लॉजिंग बोलिए, ये भी यहाँ पर कवर नहीं करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, मतलब क्या है, मतलब कि जो ऑलरेडी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी रेट पर रह रहे हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। अब जब ये लागू हो जाएगा, जब ये लॉ में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद से जब स्टेट्स इसको लागू कर देंगे, उसके बाद से जो टेनेंसी है उस पर ये चीज़ जो है वो लागू होगी। समझ रहे हो? नहीं तो एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव कि जितने भी टेनेंट्स रह रहे हैं उन सभी पर ये लागू होगा ना, उन पर नहीं होने वाला है। जो लॉ बनने के बाद से, राज्यों ने अपनाने के बाद से जो भी यहाँ पर टेनेंट रहेंगे उन पर ये चीज़ जो है वो लागू होगी। क्लियर है? रिटर्न अग्रीमेंट पे रहना जरूरी है ना, मैंडेटरी है कि रिटर्न अग्रीमेंट रहे। वर्बली इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, वो रहेगा ही नहीं कोई अग्रीमेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। की फीचर्स अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है रेंट अथॉरिटी सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात की जाए। रेंट अथॉरिटी, यहाँ पर रेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रीमाइसेस है उसको रेंट करने का रेगुलेशन यहाँ पर ये करेगा, एंड जो इंटरेस्ट है लैंडलॉर्ड्स का बोलिए, टेनेंट्स का बोलिए, यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर जो लाया जा रहा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड के लिए लाया जा रहा है या फिर सिर्फ टेनेंट्स हैं उनके लिए लाया जा रहा है, दोनों के हित की रक्षा करने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि कभी कभार कोई लैंडलॉर्ड जो है वो हरामी होते हैं, कोई कोई टेनेंट जो है वो हरामी होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म जो है यहाँ पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर रेंट अथॉरिटी जो है उसका गठन यहाँ पर किया जा रहा है। देन आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितना में मांग लेते हैं,
मतलब समझ लीजिए अगर रेंट जो है वो 15,000 भी है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख जो है यहाँ पर मांग लेते हैं। खासकर अगर हम बड़ी सिटीज़ देखते हैं, मुंबई अगर हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा डिपॉजिट मांगा जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को कैप करता है। कितना? तो 2 महीने का रेंट रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को। तो अगर रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है 2 महीने का रेंट लिया जाएगा, नॉन रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है 6 महीने का रेंट जो है वो लिया जाएगा। समझ लीजिए अगर आपका 10,000 रुपये रेंट है, ठीक है, तो आपसे सिर्फ 20,000 रुपये जो है वही यहाँ पर लिया जा सकता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और वही अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो 60,000 रुपये जो है वो लिया जा सकता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, उस पर रेंट जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। रेंट इंक्रीज करना ये तो ओनर के हाथ में है ना, कितना उसको रेंट रखना है, तो वो यहाँ पर रिवाइज कर सकते टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो लैंड ओनर जो है वो नोटिस दे सकता है राइटिंग में। अब कब देना पड़ेगा? अगर उसको रेंट इंक्रीज करना है कब देना पड़ेगा? 3 महीना पहले देना पड़ेगा, जो उसका रिवाइज रेंट है ड्यू डेट के। ठीक है, 3 महीना पहले देना पड़ेगा, भाई साहब देखो मैं अपना रेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो भी रेंट पर रह रहे हैं उन सभी के लिए ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे भी, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं वैकेटिंग रेंटल प्रीमाइसेस। अब अगर यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है वो सारे कंडीशन जो रेंट अग्रीमेंट में दिए हैं अगर उसको फुलफिल करता है, ठीक है, नोटिस देना ये सब देना अगर कर लेता है, तो टेनेंट को प्रीमाइसेस जो है उसको वैकेंट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ टेनेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तो ऐसे सिनारियो में अगर टेनेंट जो है, जो उसने ड्यू डेट दी हुई है, जो उसने बोला है कि ये डेट के बाद से अब तुमको खाली करना ही करना है, अगर नहीं करता है तो लैंडलॉर्ड जो है वो डबल दी मंथली रेंट ऑफ 2 मंथ्स जो है वो यहाँ पर ले सकता है फॉर 2 मंथ्स। मतलब 10,000 रुपये जो है वो रेंट था, तो अब 20,000 रुपये जो है वो यहाँ पर रेंट मांग सकता है फॉर 2 मंथ्स। और अगर 2 महीने के बाद भी उसने खाली नहीं किया तो फिर 40,000 रुपये फुल टाइम जो है वो यहाँ पर मांग सकता है बाकी टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, फुल टाइम जो है वो उसके बाद से वो मांग सकता है। देन यहाँ पर रेंटल प्रीमाइसेस में एंटर करना, देखिए क्या होता है कि एंटर करना, रेंटल जो रेंटल प्रीमाइसेस उसमें एंटर करना, जो समझ लीजिए कुछ अगर सुधारना है ना, कुछ सुधारना है घर में, तो उसके लिए जो एंट्री करनी पड़ती है वो भी ऐसे नहीं कि अनसन उठे सूठे आ गए, हाँ भैया क्या है क्या चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में टेनेंट को एटलीस्ट 24 आवर्स पहले एंट्री के, कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, उसी के साथ ये कामकाज जो है वो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, बोथ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स को। तो इसमें हमें देखने को मिलता है लैंडलॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए। अब इसमें वो नहीं आएगा जो टेनेंट ने खुद होके तोड़ा है, ठीक है, खुद होके तोड़ा तो वो जो डिपॉजिट है उसमें से काटा जाएगा। देन जो वॉल्स है उसको वाइट वॉश करना है लैंडलॉर्ड का काम है। पेंटिंग जो है डोर्स को, विंडोज़ को अलग अलग जगहों पर, वो लैंडलॉर्ड का काम है। टेनेंट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर ड्रेन क्लीनिंग के लिए, स्विच एंड सॉकेट रिपेयर के लिए, किचन फिक्सचर रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल जो होता है विंडोज़ का उसके लिए। तो मतलब टेनेंट की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में। मतलब क्या है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है स्टेट यूनियन टेरिटरी की उसमें, जैसे कि टेनेंसी अग्रीमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पर सबमिट किए जा सके उस भाषा में। ठीक है, तो ये होता है कुछ फीचर्स। अब सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो देखिए अथॉरिटी जो है यहाँ पर स्पीडी मैकेनिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आता है हाउसिंग के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एडिक्वेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक सभी इनकम ग्रुप्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करता है, जो होमलेसनेस का इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। देन रेंटल हाउसिंग जो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है ना। देन यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेंटल हाउसिंग का एज अ बिजनेस मॉडल वो यहाँ पर क्या करता है, एक्सपेक्ट टू गिव फिलिप, है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी कुछ शॉर्टेज भी है, ड्रॉबैक भी है। जैसे कि क्या है कि स्टेट जो है बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पर, तो स्टेट्स को अगर लागू करना है तो ही वो करेंगे, नहीं तो नहीं करना है तो नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी अगर किसी राज्य में सरकार नहीं है तो फिर वो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आजकल तो मतलब आजकल बुरा ये लगता है कि आप लॉ को, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब सेंटर में समझो बीजेपी है ना। बाकी जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर सब ईगो में चल रहे हैं। मतलब कोई भी कानून लेकर आ जाओ हम उसको लगाएंगे नहीं, कुछ भी लेकर आ जाओ हम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? तो अब टेनेंसी लॉ जो है पूरा कंप्लीट समझ में आ गया आपको? चलिए
आगे बढ़ते हैं, न्यू होम फॉर ओल्ड आर्ट फैक्ट्स। अब इसमें क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, प्लान्ड डिसीजन किया जा रहा है कि नेशनल म्यूजियम जो है उसको यहाँ पर मूव किया जाए। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट सही तरीके से उसका इंटरेस्ट जो है वो लिया जा सके, उसके लिए क्या है पूरा मसला, तो बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली में रिपोजिटरी है ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री एंड प्राउड हेरिटेज। ठीक है, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारे हमें क्रिटिकल पीस देखने को मिल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन है यहाँ पर म्यूजियम को टू नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक लेकर जाने का। अब देखिए यहाँ पर प्लान्ड मूव अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लान्ड मूव जो है ये सर्व कर सकता है एज अ कलेक्शन, एज अ कंफर्ट एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस। कैसे कर सकता है, मतलब अगर आपको ये इंटरव्यू में पूछा सकता है कि अगर कोई भी म्यूजियम है उसको अगर हम स्विच कर रहे हैं, उसको अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे फायदे होंगे? बिल्कुल, कैसे हो सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए कुछ लिमिटेशन जो है अभी एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। क्या है, करंट बिल्डिंग अगर हम देखें, जो मतलब अभी एट प्रेजेंट जहाँ पर है, करंट बिल्डिंग जो है हैज़ लिमिटेशन बीइंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी लिमिटेशन है। क्या, यहाँ पर समझ लीजिए कि जो लोग हैं उनको सही तरीके से वहाँ पर जाना, वहाँ पर कंफर्ट रहना वो नहीं होता है। नए लोकेशन जो है यहाँ पर अच्छा स्पेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। म्यूजियम जो है उसके 2 लाख से ज़्यादा कल्चरल कलेक्शंस है, लेकिन 6% से भी कम जो है वो डिस्प्ले में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? स्पेस की प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पर जो नया जगह है, नई जगह है, वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर स्पेस जो है वो मिल जाएगी। ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ज़्यादा ज़्यादा कलेक्शन जो है वहाँ पर ला सके। एंड इतना ही नहीं, तो यहाँ पर स्टोरेज उसके लिए भी प्लेस हो जाएगी। क्या होता है, कभी कभार ऑक्शन के जरिए किसके थ्रू वो खरीद लेते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेस है वो और ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। करंट म्यूजियम जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्पेस विद एडिक्वेट एनवायरमेंटल कंट्रोल फॉर ट्रैवलिंग एग्जीबिशन, ये भी यहाँ पर हो रहा है। लेकिन नए जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे अड़थड़े जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स है ना। स्टूडेंट्स का अगर हम देखते हैं, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पर म्यूजियम के नीड को सर्व नहीं कर सकते हैं, मतलब सर्व कर ही सकते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन कल्चरल सेक्टर जो है उसको भी सर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज गेन कर सकते हैं फ्रॉम कलेक्शन, उनके स्टोरेज से, कंजर्वेशन से, इंटरप्रिटेशन से, है ना। तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस रहेगी, जितना ज़्यादा हम उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे, उतना ही अच्छा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। प्लस यहाँ पर कंक्लूजन पर जब हम पहुँचते हैं तो हमें देखने को मिलता है अ रिवैम्प्ड नेशनल म्यूजियम यहाँ पर कलेक्शन कंफर्ट्स एंड लोगो दोनों के कंफर्ट के जोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलता है। एक्सीलेंस ऑडियंस एक्सपीरियंस जो है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। गुड एजुकेशन स्पेस यहाँ पर रहेगा। टेक्नोलॉजी क्रिएटिवली यहाँ पर इंटरप्रेट की जा सके वैसा इस्तेमाल किया जाएगा। एंड मस्ट विजिट प्लेस बन जाएगी ये हर विजिटर के लिए। तो मतलब बेनिफिट जो है वो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर जाते हैं और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ खास हमें देखने को मिलती है। तो लीजिए आ गए हम फ्रंट पेज पर। तो फ्रंट पेज में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो महाराष्ट्र स्टेट या महाराष्ट्र की न्यूज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का यू टर्न जो है वो बोला जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो तो बोल दिया था कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिफ्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा लॉकडाउन जो है हमें देखने को मिला है ना, अभी के टाइम पर। मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज जो उनको भी बंद कर दिया गया था। सोचिए, एसेंशियल सर्विसेज जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर भी बंद नहीं किए थे, लेकिन अभी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर जो कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको भी बंद कर दिया गया था। तो अब ऐसे सिनारियों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो लिया गया, केसेस अभी कम हो रहे हैं महाराष्ट्र में भी, तो डिसीजन ये लिया गया कि अब कई सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जो केसेस है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर हम जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लिफ्ट कर देंगे। लेकिन अभी फिर ये बोला गया कि कंसिडरेशन में अभी तक लिफ्ट नहीं किया गया है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अगेन यहाँ पर सिटिशन जो उसी के बारे में बात की जा रही है, जो अभी हमने देखा हुआ है। यहाँ पर केदारनाथ है ना, केदारनाथ सिंह जो है उनके यहाँ पर केस के बारे में बात हो रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं, सेंटर जो है 1500 करोड़ यहाँ पर देगा टू रिजर्व 30 करोड़ डोजेज ऑफ न्यू वैक्सीन। तो यहाँ पर वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे पे करने वाली है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी फ्रंट पेज पर कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद हम अगर जाते हैं सेकेंड पेज पर, तो सेकेंड इस पर भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर तो एक्सटेंशन नहीं होता है उसका,
देन सिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, उसके बारे में यहाँ पर बात है, पर्टिकुलरली मुंबई जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसमें कोई भी ऐसी खास न्यूज़ जो है नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए केस स्टडी जो है वो बनती है कि ट्रेडर्स अक्यूज हॉकर्स ऑफ वायलेटिंग नॉर्म्स इलीगली डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो इलीगली यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलीगली काम जो है वो हो रहे हैं। तो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है ऑन थर्सडे उन्होंने बीएमसी को लिखा कि जो हॉकर्स है वो वायलेट कर रहे हैं लॉकडाउन रूल को, इलीगली यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, हॉकर्स एट सर्टन एरियाज लाइक दादर वेस्ट, उन्होंने यहाँ पर दोनों साइड जो है फुटपाथ के उनको यहाँ पर कवर अप कर लिया है। तो मतलब अब यहाँ पर सिचुएशन यही आती है, मतलब केस स्टडी के रूप में यही आती है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, पहली चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि समझ लीजिए जो भी वेंडर्स हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब जो हाथ गाड़ी में चीज़ें बेचते हैं, तो उनकी सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि उनके पास पैसा जो है वो नहीं है ना। दूसरी चीज़ जो आती है वो है लॉकडाउन का पालन। मतलब एक तरफ आता है ज़मीर, एक तरफ आती है आपकी सहानुभूति, एक तरफ एम्पैथी और एक तरफ कानून लॉ जो है वो आता है। तो अब आप किसको चुनोगे? एक इंसान बोल रहा है कि नहीं यार आना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर बीवी बच्चे जो है वो भूखे रहेंगे। एक तरफ आता है कानून, गवर्नमेंट ने रूल ये लगाया हुआ है। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या करोगे? सीधा उनको मारपीट करना शुरू कर दोगे? जैसे बहुत सारे जो वीडियोस निकल कर आ रहे हैं कि रास्ते में जो भी दिख रहा है सर सपाटे से मारो। हो सकता है कि यहाँ पर जो ये वेंडर है, हो सकता है इसके घर में किसी की डेथ हुई हो, है ना। तो ऐसे सिनारियों में आप क्या करोगे? किस तरीके से हैंडल करोगे सिचुएशन को? अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, कैसे आप हैंडल करोगे? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पर्सपेक्टिव से हम इस एडिटोरियल को यहाँ पर, इस न्यूज़ आर्टिकल को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, इसमें कमेंट में आप लिख सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें अगर आप देखोगे तो देखने को मिलता है फोर्थ पेज। ठीक है, इसमें नागपुर में केसेस काफ़ी कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। देन बाकी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। एंड जेल में यहाँ पर जो है पॉजिटिव केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए जेल से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ आ रही है, तो वही आता है कि जेल को हम कैसे, जेल में केसेस को हम कैसे कम करें, है ना। क्योंकि जेल में केसेस बढ़ रहे हैं, जेल में बहुत कंजस्टेड लोग रहते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव केसेस, वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर लोग जो है ऐसे ही मर जाते हैं। तो क्या किया जाए वहाँ पर? ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज़ है कि 2 महीने में मुंबई डिवीजन जो उन्होंने 9.5 करोड़ एज अ फाइन पैसेंजर से लिए हैं जो लॉकडाउन को वायलेट कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, इससे दो चीज़ें बाहर निकलती है। एक तो लोगों की मजबूरी बाहर निकलती है कि लोगों को बाहर निकलना ही पड़ रहा है, और दूसरा यहाँ पर जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रही है ना, ये भी यहाँ पर बाहर निकलता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। देन उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इस पर, तो क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जो है अब वो नहीं होने वाली है। देखिए डाउन दी लाइन कुछ सालों के बाद कुछ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो है वो बाहर निकलेंगे, आईएएस ऑफिसर जो है वो बनेंगे, है ना। डाउन दी कुछ सालों के बाद, अब इससे समझ लीजिए 6-7 साल के बाद आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे। एंड देन वो बोलेंगे कि 10th की एग्ज़ाम उन्होंने दी ही नहीं थी, 12th की एग्ज़ाम तो उनकी हुई नहीं थी। फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि यार 10th और 12th की एग्ज़ाम जो है एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आज जितना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अगर 10th 12th में उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो डिप्रेशन में चल जाते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आगे हमें पता चलेगा कि 10th 12th की एग्ज़ाम एक्चुअल में उतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। सिर्फ बोर्ड है इसके नाम पर, उसको बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट होता है उसके नाम पर, उसको बहुत बड़ा एक हवाला बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक मेंटल स्टेट पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए, बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए, अगर आपके घर में है तो समझाना चाहिए। ठीक है, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बाकी जो न्यूज़ है कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट जो है या गवर्नमेंट की हेल्प मांग रहा है टू सीक सेंटर हेल्प टू डील विद शॉर्टेज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो इसमें भी अगर हम देखें तो यही है, साइंस ऑफ नॉर्मल सी इन जम्मू एंड कश्मीर, ओनस ऑन पाकिस्तान आर्मी चीफ। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी उस पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज़ है काम की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी है ना, इस पर सीधा हमारे सिलेबस में ही ये पोर्शन जो है दिया गया है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
देन उसके बाद अगर इधर आते हैं तो गंभीर का फाउंडेशन जो है ये ऑथोराइज नहीं है कोविड ड्रग लेने के लिए। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी गंभीर के इससे रिलेटेड कि ये कैसे सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और जो खास न्यूज़ मुझे लगी है वो ये है कि पान मसाला गुटखा जो है उसका सेल बैन कर दिया गया है इन साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए कि कौन से इसमें किया गया है, बैन किया गया है। तो ऐसा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो उड़ीसा है उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है फॉर PVTGs उनके लिए अनाउंस किया है। तो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब ग्रुप ये क्या है इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। तो इनके बारे में तो उड़ीसा ने ये अनाउंस किए। क्या होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि किसने PVG के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है ना, कि कौन से इसने पान मसाला गुटखा बैन कर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बाकी तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं। देन नेक्स्ट इस पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि है बिहार जो है वो प्लान कर रहा है 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। 33% रिजर्वेशन जो है वो गर्ल्स को यहाँ पर देने की बात की जा रही है। तो अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि रिजर्वेशन की बात आ रही है। ठीक है। तो जब इस पर फाइनलाइजेशन आ जाएगा तब अपने आप हमें हमारे एडिटोरियल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी अगर हम देखते हैं तो अगेन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो नहीं है, चौकसी को लाने की बात वही सब हो रहा है। एंड देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रामदेव बाबा जो है उनकी जो एलोपैथी स्टेटमेंट है विद इन द फ्री स्पीच एम्बिट है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। तो मतलब वही हुआ, रामदेव बाबा ने जो बोला था कि अरेस्ट करने तो किसी के बाप में दम नहीं है ना। तो आर्टिकल 19(1) राइट टू वॉइस एंड ओपिनियन, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उसके तहत जो उन्होंने एलोपैथी के बारे में कहा है वो यहाँ पर है, कोई भी ऑफेंसिव जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है। देन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं न्यूज़ पर्सपेक्टिव से तो ब्लू फाइंड मशीर आउट ऑफ IUCN रेड लिस्ट। तो यहाँ पर ब्लू फिंड मशीर है, ठीक है, जो कि ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रेड लिस्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज हैज़ नाउ मूव टू लीस्ट कंसर्न स्टेटस। क्या होता है आपको अक्सर पूछा जाता है ना कि ये कौन से इसमें है, ये कौन से इसमें है, तो ये लीस्ट कंसर्न स्टेटस जो है उसमें यहाँ पर डाला गया है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए क्या है, ये सीधे फैक्चुअल करंट इश्यूज होते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर एक्सप्लेन में हमने मॉडल टेनेंसी एक्ट ये सब कुछ देख लिया है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं एडिटोरियल पेज भी देखा है। वर्ल्ड इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से खतरनाक ही लगे हमारे बाप रे, तो बहुत ज़बरदस्त है करके। इसमें इसराइल जो है उसके बारे में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड है उसके बारे में यहाँ पर एक बिल आने वाला है। देन उसके बाद इंडिया UAE और डेट ऑन NRI टाइकून प्लेज ब्लड मनी, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। मतलब बाकी कुछ भी अगर देखे तो कुछ इंपॉर्टेंट आज हमें वर्ल्ड इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर है पुनिटिव टैरिफ सस्पेंशन बाय US। ये केस क्या है, पुनिटिव टैरिफ सस्पेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वेनसडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर पुनिटिव टैरिफ जो है 6 मंथ्स के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, किन किन पर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम, इस पर क्या करेंगे वो सस्पेंड कर देंगे पुनिटिव टैरिफ्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल सर्विस टैक्सेस जो है रिजॉल्व डिजिटल टैरिफ इन्वेस्टिगेशन अमिड ऑनगोइंग मल्टीलैटरल निगोशिएशंस। अब यहाँ पर US जो है वो फोकस कर रहा है मल्टीलैटरल सॉल्यूशन पर कि यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकल सकते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है उससे रिलेटेड। ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल सर्विस टैक्सेशन जो है उससे रिलेटेड क्या यहाँ पर US का इन्वेस्टिगेशन आ रहा है। तो US जो है उसने यहाँ पर ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया है डिजिटल सर्विस टैक्सेस पर जो यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं कंट्रीज पर। ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये अगेंस्ट टेक कंपनीज है जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, ये सब हो गया। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जैसे आप सभी को पता है ना, उनके इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही थी, क्या हो रहा था, है ना, आप सभी को उसके बारे में पता है ही। तो यहाँ पर यही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ है जैसे सेक्शन 301 जो है वो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब इम्पोजिंग टैरिफ ये सब के लिए। एंड देन इंडिया के अगेंस्ट में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें केस जो है वो देखने को मिलता है। किस तरीके का केस इंडिया, प्रपोज्ड केस ऑफ एक्शन इंक्लूड एडिशनल टैरिफ्स अप टू 25% एड वेलोरम। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है एडिशनल टैक्स। और इसमें अगर आप देखोगे प्रोडक्ट जो यहाँ पर एडिशनल टैरिफ में है इसमें
हमें ये सारे प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, एडिशनल टैरिफ यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। अब डिजिटल सर्विस टैक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें 2% डिजिटल सर्विस टैक्स हमें देखने को मिलता है, ये भी हमने कवर किया हुआ है, कुछ नया नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना, यूएस ने यहाँ पर क्या किया है, इसको सस्पेंड किया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स, केरला जो है टॉप स्लॉट यहाँ पर रिटेन कर रहा है। तो सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स। तो इसमें इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो टेलीग्राम है उस पर चीज़ें शेयर कर दी थी। टेलीग्राम पर आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाती है, तो आप देखा कीजिए। केरला यहाँ पर टॉप कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। केरला ने रिटेन किया है टॉप रैंक, ठीक है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में। मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड जो है टॉप गेनर्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, टॉप गेनर्स में होते हैं, ठीक है। एंड ये अगर हम देखते हैं तो ये प्रोग्रेस जो है स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज की वेरियस जो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये सब होता है। इसमें पैरामीटर्स में देखा जाता है कौन कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको क्या है, टॉप जो है, बॉटम जो है, उनके बारे में आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कोविड जो है उसने अनपैरेलल्ड जॉब क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए हैं, आईएलओ उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये भी चीज़ आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, ठीक है। बाकी जो है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें से नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो नेक्स्ट इसमें भी हमें जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में देखने को मिलता है, जो कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आज का न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय